आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। काम, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी अपनी खुशी भी। हमारे सामने है ट्रेविस ब्रैडबरी और जीन ग्रीव्स की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल उठाती है कि हमारी सफलता को क्या तय करता है। क्या वो हमारी बुद्धिमानी है, हमारा IQ, या फिर कहानी में कोई और हीरो भी है? और किताब का जवाब वो बहुत साफ है और थोड़ा हैरान करने वाला भी। वो कहती है कि असली हीरो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी EQ। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है। किताब के रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 90% टॉप परफॉर्मर्स का EQ बहुत हाई होता है। 90%? ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। EQ और कमाई का सीधा रिश्ता है। रिसर्च बताती है कि EQ में हर एक पॉइंट की बढ़ोतरी से किसी की सालाना सैलरी औसतन 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। 1 लाख रुपए प्रति EQ पॉइंट? जी, तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। ये तो कमाल का आंकड़ा है। ये EQ को सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल से कई ज्यादा जरूरी बना देता है। तो फिर ये जादुई चीज, ये EQ आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो EQ अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही पहचानने, उन्हें समझने और फिर उन्हें समझदारी से संभालने की काबिलियत है। ओके। ये कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग स्किल्स का एक बंडन है। किताब इसे 4 हिस्सों में बांटती है। पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है आत्म नियंत्रण, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा है सामाजिक समझ या सोशल अवेयरनेस। और चौथा है रिश्तों का प्रबंधन, यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा। ये एक घर बनाने जैसा है। हर स्किल वो पिछली स्किल की नींव पर टिकी होती है। ओके, तो फिर चलिए इस घर की नींव से ही शुरू करते हैं। पहली स्किल आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, हाँ मैं खुद को जानता हूँ। पर किताब कहती है कि ये उतना आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये जानना है कि आप क्यों वैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्यों पर जोर है? हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये जानना एक बात है, लेकिन ये समझना कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मीटिंग में मेरी बात को नज़रअंदाज किया गया है और मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है, ये है असली आत्म जागरूकता। ये अपनी भावनाओं के पीछे छिपे क्यों को पकड़ना है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। कई बार हम अपनी भावनाओं के बारे में सोचते तो हैं, पर क्या हम उन्हें सही में महसूस करते हैं या सिर्फ उनके बारे में कहानी बना लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे सिर्फ एक डिब्बे में बंद करके आगे बढ़ जाते हैं बिना उसे सही में समझे? आपने बहुत ही जरूरी बात कही। यही सबसे बड़ा पेच है, मतलब एक जाल है। किताब एक बहुत अच्छी तकनीक बताती है, अपनी भावनाओं को एक नाम देना, उन्हें लेबल करना। जब आप बेचैनी महसूस कर रहे हो तो रुक कर सोचें, क्या ये चिंता है, घबराहट है या निराशा है। जब आप अपनी भावना को एक सटीक नाम देते हैं तो वो एक अनियंत्रित बादल जैसी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये उसे डिब्बे में बंद करना नहीं है, बल्कि उस पर टॉर्च की रोशनी डालने जैसा है। इससे उसकी ताकत आपके ऊपर कम हो जाती है। मतलब ये एक तरह का इमोशनल वोकैबुलरी बनाने जैसा है। पर क्या रोजमर्रा की भागदौड़ में ये मुमकिन है? हम अक्सर ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। और यही ऑटो पायलट मोड EQ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रैडबरी और ग्रीव सलाह देते हैं कि दिन में 2-3 बार बस 1 मिनट के लिए रुककर खुद से पूछें, मैं इस पल में कैसा महसूस कर रहा हूं। कोई जजमेंट नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन। जैसे अपनी नब्ज चेक कर रहे हो। बिल्कुल। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं के पैटर्न को पहचानने लगेंगे। आप देखेंगे कि कौन लोग या कौन सी परिस्थितियां आपको गुस्सा, खुशी या तनाव देती हैं, और यही समझ EQ की दूसरी मंजिल का दरवाजा खोलती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपनी भावना को पहचान लिया, उसे नाम भी दे दिया। मुझे पता है कि मैं अपने बॉस की ईमेल पढ़कर गुस्सा हूं। अब क्या? यहीं पर दूसरी स्किल यानी आत्मनियंत्रण, सेल्फ मैनेजमेंट काम आती है। ठीक है। आत्म जागरूकता आपको बताती है कि तूफान आ रहा है, और आत्मनियंत्रण आपको उस तूफान में अपनी नाव को संभालना सिखाता है। किताब का एक सबसे शक्तिशाली विचार है, भावना और प्रतिक्रिया के बीच में एक खाली जगह होती है। उसी जगह में हमारी ग्रोथ छिपी होती है।
आत्मनियंत्रण उस खाली जगह को इस्तेमाल करने की कला है, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। पर असल जिंदगी में जब कोई आपको भड़काता है तो दिमाग का वो लॉजिक वाला हिस्सा तो बंद ही हो जाता है। तब वो 6 सेकंड वाला नियम कैसे काम करेगा जिसका जिक्र किताब में है? क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। वो 6 सेकंड किसी चमत्कार की तरह आपका गुस्सा गायब नहीं कर देंगे। उनका मकसद कुछ और है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग एक तरह से इमोशनल हाईजैक का शिकार हो जाता है। इमोशनल हाईजैक? हाँ, लॉजिकल ब्रेन ऑफलाइन हो जाता है और प्रिमिटिव ब्रेन, जो सिर्फ लड़ो या भागो की भाषा समझता है, वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। वो 6 सेकंड का पॉज जिसमें आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, वो आपके लॉजिकल ब्रेन को रीबूट होने का मौका देता है। ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह है। अच्छा। हो सकता है आप तब भी नाराज हो, लेकिन अब आप उस नाराजगी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये नुकसान को कंट्रोल करने के बारे में है। और नकारात्मक सोच का क्या? किताब में इस पर भी बात की गई है। वो जो हमारे दिमाग में एक आवाज़ चलती रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते या सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और आत्मनियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा इस अंदरूनी आलोचक को मैनेज करना है। किताब ये नहीं कहती कि आप इन विचारों को जबरदस्ती रोक दें, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। वो कहती है कि इन विचारों को चैलेंज करें। चैलेंज करें? कैसे? मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, मैं इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ भूल जाऊंगा। इसे सच मानने की बजाय खुद से सवाल पूछें, इस बात का क्या सबूत है? मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन दी है। सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसे कैसे संभालूंगा? आपने उस अनियंत्रित डर को एक सुलझाई जा सके वाली समस्या में बदल दिया। जैसा किताब में कहा गया है, मजबूत लोग वो नहीं जिन्हें गुस्सा नहीं आता, मजबूत वो होते हैं जो अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। यही बात हर नकारात्मक भावना पर लागू होती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि जब हम अपने गुस्से और डर को कंट्रोल कर लेते हैं तभी शायद हमारे पास इतनी मानसिक ऊर्जा बचती है कि हम दूसरे इंसान की स्थिति को समझ सकें। और मुझे लगता है यहीं से ईक्यू का तीसरा पहलू यानी सामाजिक समझ, सोशल अवेयरनेस शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। जब तक आप अपनी भावनाओं के शोर में डूबे हैं, आप दूसरों की संगीत को सुनी नहीं सकते। सामाजिक समझ का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके नजरिए को देखना, और इसका सबसे जरूरी टूल है समानुभूति, एम्पैथी। पर एम्पैथी सिर्फ ये कहना तो नहीं है ना कि मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। किताब इसे और गहरे स्तर पर ले जाती है ना? बहुत गहरे स्तर पर। ये सिर्फ सुनने से कहीं ज्यादा है। ये कमरे को पढ़ने की कला है। कमरे को पढ़ना? हाँ, आप एक मीटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग चुप हैं, लेकिन हवा में एक तनाव है। कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि कुछ गड़बड़ है। ये है सामाजिक समझ। ये किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझना है। जब आपका दोस्त कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही हो और वो नजरें चुरा रहा हो, तो आप शब्दों के पीछे की सच्चाई को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या हम गलत भी तो समझ सकते हैं? अपनी धारणाओं को ही दूसरे की भावनाएं समझ बैठें। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी बात है। सामाजिक समझ का मतलब अटकलें लगाना या माइंड रीडिंग करना नहीं है। इसका मतलब एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस बनाना और फिर उसे विनम्रता से जांचना। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, तुम कह तो रहे हो कि तुम ठीक हो, पर मुझे लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। ओके। अगर बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया और सामने वाले को बात करने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। यही एक अच्छे लीडर, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे पार्टनर की निशानी है। किताब कहती है कि लोग उस लीडर को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझता है, न कि उसे जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो आपने खुद को समझा, खुद को कंट्रोल किया और फिर दूसरों को समझा। ये हमें सीधे चौथे और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर ले आता है, रिश्तों का प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे पहली 3 स्किल्स का फाइनल एग्जाम हो। आप इसे फाइनल एग्जाम कह सकते हैं या फिर वो मुकाम जहां ये सारी स्किल्स मिलकर असल जिंदगी में काम करती हैं। रिश्तों का प्रबंधन सिर्फ मिलनसार होने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल बातचीत को संभालना, दूसरों को प्रेरित करना और ऐसे रिश्ते बनाना जो भरोसे पर टिके हों। मतलब ये ईक्यू का एक्शन वाला हिस्सा है। सही कहा। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा या क्या किया, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।
ये स्किल इसी महसूस कराने की कला है। और ज्यादातर रिश्ते मुश्किल बातचीत में ही टूटते हैं। जब कोई विवाद होता है तो लोग या तो लड़ पड़ते हैं या फिर बात करना ही बंद कर देते हैं। ईक्यू यहाँ क्या अलग रास्ता सुझाता है? EQ वाला रास्ता बीच का रास्ता है। वो कहता है कि किसी भी मुश्किल बातचीत में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करें। मान लीजिए आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर देता है। उस पर चिल्लाने की बजाय आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर बहुत काम का बोझ है और तुम शायद तनाव में हो। हमें इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है, तो चलो मिलकर देखते हैं कि हम इसमें कहाँ अटके हुए हैं और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। अच्छा, आपने उसकी भावना को समझा, कॉमन गोल याद दिलाया और मदद की पेशकश की। आपने समस्या को तुम बनाम मैं से हम बनाम समस्या में बदल दिया। ये अहंकार को दूर रखकर रिश्ते को बचाने की कला है। तो ये चारों स्किल्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। लेकिन अब वो सवाल जो शायद हर कोई सोच रहा होगा, क्या मैं ये सब सीख सकता हूँ? अगर मेरा EQ कम है तो क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, या ये कोई ऐसी चीज है जिसे बदला जा सकता है? और यहाँ किताब सबसे बड़ी खुशखबरी देती है। जवाब है हाँ, EQ को बिल्कुल सीखा और विकसित किया जा सकता है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग नई आदतें और नए रास्ते बना सकता है। IQ एक उम्र के बाद काफी हद तक स्थिर हो जाता है, लेकिन EQ को आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बढ़ा सकते हैं। तो फिर इसका जिम कहाँ है? इसका वर्कआउट कैसा होता है? किताब क्या ठोस तरीके बताती है? किताब का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि ये एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जैसे अपनी भावनाओं की एक जर्नल लिखना। जर्नल लिखना? हाँ, हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ये लिखना कि आज दिन भर में आपने क्या महसूस किया और किस वजह से। ये आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सिर्फ ये मत लिखिए कि गुस्सा आया, बल्कि ये लिखिए कि जब मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। आप अपने ट्रिगर्स को पहचानने लगते हैं। ये तो किया जा सकता है। और आत्मनियंत्रण के लिए कोई आदत? उसके लिए एक बहुत अच्छी आदत है आलोचना या फीडबैक को एक वर्कआउट की तरह देखना। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो हमारा पहला रिएक्शन डिफेंसिव होना होता है। EQ का वर्कआउट ये है कि उस रिएक्शन को रोकें, एक गहरी सांस लें और बस एक सवाल पूछें, क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं ताकि मैं बेहतर समझ सकूं? आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और बातचीत को सीखने के एक अवसर में बदल दिया। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए रास्ते पर चलना सीख जाता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही है कि हमारी भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो एक तरह का डेटा है, सिग्नल हैं जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। और किताब का सबसे बड़ा संदेश जिसे मैं दोहराना चाहूंगा वो ये है, अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करेंगी। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि IQ आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, लेकिन प्रमोशन, लीडरशिप और काम में संतुष्टि आपको EQ ही दिलाएगा। सही। और ये सिर्फ प्रोफेशनल दुनिया की बात नहीं है। ये बेहतर पार्टनर बनने, बेहतर माता पिता बनने और सबसे जरूरी खुद के साथ एक शांत और समझदारी भरा रिश्ता बनाने के लिए एक जरूरी निवेश है। ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी के हर इम्तिहान में आपके काम आएगी। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम सब ने ये समझा कि EQ को सीखा जा सकता है और अपनी भावनाओं को सही नाम देना इसका पहला कदम है। तो सवाल ये है, अगर हम ये मानते हैं कि अपनी भावनाओं को नाम देना हमारे फैसलों को बदल सकता है, तो सोचिए वो कौन सी एक भावना है जिसे हम अक्सर पहचानने से बचते हैं या किसी दूसरी ज्यादा स्वीकार्य भावना का नकाब पहना देते हैं। क्या वो हमारा डर है जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन या टालमटोल कहते हैं, या वो जलन है जिसे हम आलोचना का नाम देते हैं? उस एक असली भावना को पहचानना शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है।